तो सभी साथियों का पुनः मैं स्वागत करता हूं। देखिए, अगर हमारा जो प्लेटफॉर्म आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को भी बोलिए कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो बच्चे ICAR जेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, इसमें नो डाउट है। आप अगर ध्यान से पढ़ते हो तो हमारा जो प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवा रहा है शायद उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। देखिए, ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपका सिलेक्शन करवा दे। सिलेक्शन खुद की मेहनत से ही होता है। टीचर और इंस्टीट्यूट होते हैं वो केवल आपको मार्गदर्शन करते हैं, आपको अच्छा से अच्छा मैटर प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो चैनल है, हमारा जो प्लेटफॉर्म है उसको शेयर करें। अब हम बात करेंगे, देखिए ध्यान से, अगला हमारा जो सेल बायोलॉजी में टॉपिक है सेल वॉल। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, सेल वॉल। हम बात करते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, सबसे बाहरी आवरण होता है पादप कोशिकाओं का। तो सबसे पहले देखिए, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण जंतु कोशिका में क्या होती है? अनुपस्थित। जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित, यानी हम बात करते हैं क्या होती है? एब्सेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बनी किससे होती है, यानी इसका संगठन क्या होता है? तो पादपों की कोशिका भित्ति होती है। पादपों में कोशिका भित्ति होती है, वो किससे बनी होती है? सेलुलोज। सेलुलोज हम बात करते हैं, इसके साथ क्या होता है? हेमीसेलुलोज। और हम बात करते हैं क्या होता है भी हेमीसेलुलोज के साथ, यहां पर हमें पेक्टिन देखने को मिलेगा, हमें लिग्निन भी देखने को मिलेगा, हमें सुबेरिन देखने को मिलता है। मेनली इन तीन पदार्थों से मिलकर बनी होती है पादपों में कोशिका भित्ति। अब आपसे पूछा जाता है शैवालों में कोशिका भित्ति। शैवालों में, तो शैवालों में कोशिका भित्ति भी किससे बनी होती है? सेलुलोज से बनी होती है। सेलुलोज। इसके साथ क्या होता है? ग्लेक्टेंस। ये एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, ग्लेक्टेंस और मेनेंस। मेनेंस ये शैवालों की कोशिका भित्ति में होती है। इंपॉर्टेंट बात है, ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति हम बात करते हैं सेलुलोज। मेनली क्या है? मुख्य सब्सटेंस सेलुलोज है। इसके साथ हमें ग्लेप्टेंस देखने को मिलेंगे, इसके साथ हमें क्या देखने को? मेनेंस देखने को मिलेंगे। एनसीईआरटी बुक में यह बात दे रखी है, शैवालों की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है कवकों में कोशिका भित्ति। कवकों में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है। काइटिन भी एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। काइटिन भी एक प्रकार का क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। तो देखिए, सेलुलोज भी कार्बोहाइड्रेट है, और हम बात करते हैं जो हेमीसेलुलोज है वो भी क्या होता है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो यहां पर जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? हम बात करते हैं सेलुलोज और काइटिन से, यानी सभी की जो सेल वॉल है मेनली किससे बनी होती है? कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। वो भी कौन से कार्बोहाइड्रेट? पॉलीसेकेराइड होते हैं। कौन से होते हैं? पॉलीसेकेराइड। यहां बात इंपॉर्टेंट है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? जीवाणुओं की बात करते हैं तो जीवाणु की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन। ग्लाइकन, या हम कह देते हैं म्यूकोपेप्टाइड, या हम इसको कह देते हैं म्यूरिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? म्यूरिन से बनी होती है। तो याद रखिए, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है, उसको हम क्या कहेंगे?
सेल वॉल कहेंगे। और जंतु कोशिकाओं में सेल वॉल क्या होती है? अनुपस्थित होती है, एब्सेंस होती है। पादपों में जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन। शैवालों में किससे बनी होती है? सेलुलोज, ग्लैक्टेंस और मेनिन से बनी होती है। कवकों में सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? काइटिन से बनी होती है, कै कवक, कै काइटिन। और जीवाणुओं में कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, या हम कहते हैं किससे बनी होती है? म्यूरिन से बनी होती है। यहां से बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपका क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कोशिका भित्ति की संरचना। कोशिका भित्ति की संरचना, कोशिका भित्ति की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, तो कोशिका भित्ति की संरचना हम बात करते हैं। तो कोशिका भित्ति की संरचना में हम बात करते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? निम्न चीजें हमें देखने को मिलती हैं, निम्न भाग होते हैं। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं मध्य पटलिका, मध्य पटलिका, या हम इसको कहते हैं मिडल लेमिला, लेमिना। फिर हम बात करते हैं 2 नंबर प्राथमिक सेल वॉल, प्राथमिक सेल वॉल, सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। और फिर हम बात करते हैं कौन सी आती है? द्वितीयक सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति सेल वॉल, या हम सेकेंडरी सेल वॉल कहेंगे। और 4th नंबर हमें देखने को मिलता है यहां पर तृतीयक सेल वॉल। 4th नंबर हमें क्या देखने को मिलता है? तृतीयक सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल, TCW, टर्सरी सेल वॉल। एक बार पुनः देखिए, अगर कोशिका भित्ति की संरचना हम देखते हैं तो कोशिका भित्ति की संरचना में हमें निम्न भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य पटलिका, मिडल लेमिला। 2 नंबर प्राथमिक सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। 3 नंबर द्वितीयक सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल। और 3rd नंबर हम बात करते हैं तृतीयक सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल। यहां जो सेल वॉल है, अगर इसकी खोज की बात करते हैं तो सेल वॉल की खोज या देखा किसने? तो रॉबर्ट हुक ने। वास्तव में रॉबर्ट हुक ने जिन कोशिकाओं को देखा, हम बात करते हैं कोरक कोशिका को खोजा था रॉबर्ट हुक ने। और वो जो कोरक कोशिका थी वास्तव में सेल न होकर क्या थी? कोशिका भित्ति थी। क्या थी भाई? कोशिका भित्ति। तो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। जब हम किसी भी सेल वॉल की संरचना देखते हैं तो हमें क्या क्या चीजें दिखाई देती है, हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए ध्यान से, इसकी संरचना किस प्रकार होती है। सेल वॉल की संरचना अगर हम देखें तो किस प्रकार होती है? देखिए, जैसे ये कोई सेल है, ध्यान दीजिए, कोई भी सेल है, ये हमारे पास एक सेल है, सेल। कोई भी सेल है, इसके अंदर हम बात करते हैं, ये हमें क्या देखने को मिलता है? क्या भी यहां पर कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। सेल वॉल में सबसे बाहर की ओर हम बात करते हैं, सबसे बाहर की ओर मिडल लेमिला होती है, मध्य पटलिका होती है। मिडल लेमिला यानी मध्य पटलिका, ये मध्य पटलिका है, मिडल लेमिला है, मध्य पटलिका, यानी हम बात करेंगे मिडल लेमिला। मध्य पटलिका जो आपको ब्लैक इंक से दिख रही है उसको हम क्या कहेंगे? मध्य पटलिका, मिडल लेमिला कहेंगे, मिडल लेमिला। अब ये जो मिडल लेमिला है, इसके भीतर की ओर पदार्थों का जमाव होता है, पदार्थों का क्या होगा? जमाव होगा। और हम बात करते हैं किसका निर्माण होगा? प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण होगा, यानी इसके भीतर की ओर पदार्थों का जमाव हुआ और किसका निर्माण हुआ? प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण हुआ।
किसका निर्माण हुआ? प्राइमरी सेल वॉल का निर्माण हुआ, प्राथमिक कोशिका भित्ति का निर्माण हुआ। प्राथमिक कोशिका भित्ति के भीतर की ओर, प्राथमिक कोशिका के भीतर की ओर अगर हम बात करते हैं तो पदार्थों का और जमाव होता है, और किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी सेल वॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? सेकेंडरी सेल वॉल। इसके अंदर अलग अलग हमें लेयर देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलेंगी? लेयर देखने को मिलेगी। ध्यान दीजिए, यहां पर ये द्वितीयक सेल वॉल है, द्वितीयक सेल वॉल, द्वितीयक सेल वॉल, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेकेंडरी सेल वॉल हम इसको कहेंगे, सेकेंडरी सेल वॉल। इसके भीतर की ओर अगर बनेगी तृतीयक सेल वॉल बनती है, सभी कोशिकाओं में प्रेजेंट नहीं होती है। अब मैं अगर यहां पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूं, दूसरी कोई भी सेल है, ये यहां इसके साथ इस प्रकार जुड़ेगी, इस प्रकार हम बात करते हैं कोई दूसरी सेल होती है वो इसके साथ जुड़ती है। इस प्रकार बॉडी में बहुत सारी सेल्स होती है, वो एक दूसरे के साथ क्या होती है? जुड़ती है। मैं प्लांट बॉडी की बात कर रहा हूं। यहां देखिए ध्यान से, अगर मैं इसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखूं, मैं इस हिस्से को काट कर देखूं ध्यान से, तो यहां देखिए हम इसका डायग्राम बनाएंगे, आपको बहुत अच्छे तरीके से ये बात समझ में आएगी। जैसे एक ये सेल है कोई, और दूसरी हम बात करते हैं ये कोई सेल्स है, ठीक है? ये दो सेल्स है, ये एक दूसरे के आसपास जुड़ी हुई है। तो ये जिस संरचना द्वारा जुड़ी रहती है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? मध्य पटलिका के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, वो क्या है? मध्य पटलिका। इन दोनों के बीच में ये एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, ये जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या कहते हैं? मध्य पटलिका, मिडल लेमिला कहते हैं, मिडल लेमिला। ध्यान से देखिए, लेमिना। अब ये जो मिडल लेमिला है, इसके हम बात करते हैं इस साइड और इस साइड, मैं डॉट डॉट रूप में दिखा रहा हूं। इसको हम किसके नाम से जानते हैं? प्राइमरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं, प्राथमिक कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। ये प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल, प्राथमिक कोशिका भित्ति। अब ये जो प्राथमिक कोशिका भित्ति होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? अगर आपसे पूछें तो प्राथमिक सेल वॉल होती है, उसमें क्या होता है भाई? कंपोजिशन हम बात करते हैं, इसमें सेलुलोज होता है, इसके अंदर हेमी सेलुलोज होता है, हेमी सेलुलोज होता है, और इसमें क्या होता है भाई? साथ में हम बात करते हैं पेक्टिन। अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो हम बात करते हैं सेलुलोज से, हेमी सेलुलोज, और किससे बनी होती है? पेक्टिन से बनी होती है। ये जो प्राथमिक सेल वॉल होती है उसके भीतर की ओर सेकेंडरी सेल वॉल बनती है। कौन सी सेल वॉल बनेगी? सेकेंडरी सेल वॉल बनेगी। इस सेकेंडरी सेल वॉल में कई लेयर होती है, S1, S2, S3, पहले S1, S2, S3, और यहां हम बात करते हैं इस साइड भी हम देखेंगे S1, S2 और S3, S2, S3। ये लेयर होती है सेकेंडरी सेल वॉल की, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर। तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? द्वितीयक सेल वॉल के नाम से जानते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल के नाम से जानते हैं, सेल वॉल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, तो सेकेंडरी सेल वॉल हम बात करते हैं किससे बनी है? सेलुलोज, हम बात करते हैं हेमी सेलुलोज, हम बात करते हैं और किससे बनी होती है? हेमी सेलुलोज के बाद हम बात करेंगे किससे बनी होगी। यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा? लिग्निन भी देखने को मिलता है। कुछ किताबें यहां पेक्टिन ही लिखती है, तो आप कईयों में लिग्निन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं, यहां इंपॉर्टेंट बात है, जो विभजोतक कोशिकाएं हैं, विभजोतक कोशिकाएं, विभजोतक कोशिकाओं, विभजोतक कोशिकाओं यानी मेरिस्टेमिक सेल होती है विभजोतक कोशिकाओं, या हम इसको कहेंगे मेरिस्टेमिक सेल। स्टेमिक सेल्स होती है, उनमें द्वितीयक सेल वॉल एब्सेंट होती है। मेरिस्टेमिक सेल में सेकेंडरी सेल वॉल, द्वितीयक कोशिका भित्ति, द्वितीयक कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। यानी ऐसी कोशिकाएं जो विभाजन की क्षमता रखती है
उनके अंदर हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। याद रखिएगा, सेकेंडरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और लिग्निन से बनी है। विभजोतक कोशिकाओं या मेरिस्टेमिक कोशिकाओं में सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंस होती है, क्योंकि उनमें विभाजन की क्षमता होती है। ये सेकेंडरी सेल वॉल ये थिक होती है, मोटी होती है, और प्राइमरी सेल वॉल क्या होती है, पतली होती है। अगर उनकी सेल वॉल मोटी है तो उनको विभाजन करने में समस्या आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए हम बात करते हैं मेरिस्टेमिक कोशिकाओं में द्वितीयक जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये थिक होती है, और हम बात करते हैं कैसी होती है, नॉन इलास्टिक होती है। नॉन इलास्टिक यानी इसमें इलास्टिसिटी का गुण नहीं होता है, नॉन इलास्टिक होती है। जबकि प्राइमरी सेल वॉल की हम बात करते हैं थिन होती है, और ये कैसी होती है, इलास्टिक होती है, इसमें इलास्टिसिटी का गुण पाया जाता है। याद रखना, प्राइमरी सेल वॉल थिन है, पतली है, और इलास्टिक का मतलब होती है लचीली होती है। जबकि सेकेंडरी सेल वॉल थिक है, मोटी है, और हम बात करते हैं कैसी है, नॉन इलास्टिक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं टर्सरी सेल वॉल। टर्सरी सेल वॉल की अगर मैं चर्चा करूं तो टर्सरी सेल वॉल होती है वो हम बात करते हैं किसके अंदर, टर्सरी सेल वॉल तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक कोशिका भित्ति, तृतीयक सेल वॉल, टर्सरी सेल वॉल की हम बात करते हैं, TCW की बात करते हैं। सामान्यतया कोशिकाओं में क्या होती है, अनुपस्थित। सामान्यतया क्या होती है, एब्सेंट होती है, अनुपस्थित होती है। अब किसके अंदर ये प्रेजेंट होती है, तो हमें उपस्थिति किसके अंदर देखने को मिलती है, इसकी उपस्थिति की अगर मैं चर्चा करूं तो ये किसके अंदर उपस्थित है, आप सभी को ये बात इंपॉर्टेंट पता होनी चाहिए। हम बात करते हैं अनावर्त बीजी, अनावर्त बीजी पादपों की, पादपों की जाइलम, जाइलम वाहिनिकाओं, वाहिनिकाओं में उपस्थित, में क्या होती है, उपस्थित। केवल किसके अंदर उपस्थित है, अनावर्त बीजी यानी जो जिम्नोस्पर्म पादप है उनकी जाइलम वाहिनिकाओं में क्या होती है, उपस्थित होती है। अनावर्त बीजी पादपों की जाइलम वाहिनिकाओं, जाइलम एक प्रकार का टिश्यू होता है, आप सभी को पता है। जाइलम वाहिकाएं, जाइलम वाहिनिकाओं, जाइलम मर्दूतक और जाइलम रेशों से मिलकर बना होता है। 4 प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसमें से एक प्रकार की कोशिका है जाइलम वाहिनिकाओं में क्या होता है, ये उपस्थित होती है। और ये बनी किसकी होती है, तृतीयक सेल वॉल किससे बनी होती है, तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लिखें तो ये किससे बना होती है, ये हम बात करते हैं सेलुलोज प्लस हम बात करते हैं किससे मिलकर बनी होती है, सेलुलोज प्लस हम बात करते हैं जाइलिन से, जाइलिन से मिलकर बनी होती है। सेलुलोज प्लस हम बात करते हैं जाइलिन से मिलकर बनी होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हमने जो सेल वॉल है उसकी संरचना देखी। सेल वॉल की संरचना में हमें कितने भाग दिखाई देते हैं, 4 भाग दिखाई देते हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेल वॉल, फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी, फिर हम बात करते हैं टर्सरी। ठीक है, जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो हम बात करते हैं सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। सेकेंडरी सेल वॉल सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन से बनी होती है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट बात, विभजोतक कोशिकाओं में, मेरिस्टेमिक कोशिकाओं में सेकेंडरी सेल वॉल अनुपस्थित होती है। फिर टर्सरी सेल वॉल की बात करते हैं, ये अनावर्तबीजी पादपों की जाइलम वाहिनिकाओं में उपस्थित होती है। अब हमारी अगली बात रहेगी मिडल लेमिला, मध्य पटलिका की बात रहेगी। मध्य पटलिका, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 कोशिकाओं को जोड़ने में सीमेंट की भांति काम करती है। 2 कोशिकाओं को जोड़ने में सीमेंट की भांति कार्य करती है। सीमेंट की भांति कार्य करती है। 2 कोशिकाओं को जोड़ने में सीमेंट की भांति कार्य करती है। और ये किससे बनी होती है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है। कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है।
याद रखिए मिडल लेमिला, मध्य पटलिका किससे बनी होती है? कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है। ये बात यहां ध्यान रखिए, मैं एक बार पुनः लिख दूं, कैल्शियम व मैग्नीशियम पेक्टेट से मिलकर बनी होती है, पेक्टेट से मिलकर बनी होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार पुनः देखिए, मिडल लेमिला होती है, वो हम बात करते हैं दो कोशिकाओं को जोड़ने में सीमेंट की भांति कार्य करती है, और कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की भांति काम करती है। आपको दिख रहा है कि दो कोशिकाएं, एक ये सेल है और एक ये सेल है, इन दोनों को जोड़ने के लिए सीमेंट की भांति काम करती है। जिस प्रकार आप दो ईंटों को जोड़ने, दो ब्लॉक को जोड़ने के लिए सीमेंट का कार्य यूज करते हो, इसी प्रकार ये मिडल लेमिला दो कोशिकाओं को जोड़ने के लिए सीमेंट की भांति काम करेगी और कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट का निर्माण करेगी। सबसे बारी मिडल लेमिला, फिर उसके भीतर प्राथमिक, फिर भीतर द्वितीयक, तृतीयक कोशिका भित्ति बनती है। अब विद्यार्थियों हम आगे देखेंगे, देखिए ध्यान से, यहां अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की परासंरचना, कोशिका भित्ति की परासंरचना, कोशिका भित्ति की परासंरचना, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल हम अगर देखते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहां पर अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल, कोशिका भित्ति की परासंरचना। तो कोशिका भित्ति की परासंरचना में दो भाग, एक हम बात करेंगे क्या होगी, मैट्रिक्स, या हम कहेंगे आधात्री, और दूसरा हम बात करते हैं क्या होते हैं, तंतु, या हम बात करेंगे फाइब्रिल्स। ये फाइब्रिल्स तंतु किससे बने होते हैं? सेलुलोज के होंगे, हेमी सेलुलोज के होंगे। यहां ध्यान से देखिए, मैट्रिक्स या आधात्री की बात करते हैं तो कोशिका भित्ति का वो भाग जिसमें सभी पदार्थ उपस्थित रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स या आधात्री कहते हैं। कोशिका भित्ति का भाग जिसमें तंतुक पाए जाते हैं उसे आधात्री कहते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है, किताबों में बहुत कुछ दिया है लेकिन आपको सिर्फ यही बात रखना है, आधात्री होती क्या है? तंतुक। तंतुक सबसे पहली बात, फाइब्रिल्स बने किससे होते हैं? आप कहोगे सेलुलोज से बने होते हैं, मोस्टली हम सेलुलोज की बात करेंगे। अब ये तंतुक कैसे बनते हैं ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास क्या होता है, एक सेलुलोज होता है। पहले हमारे पास ग्लूकोज अणु है, एक ग्लूकोज अणु है, इसकी लगभग कितनी इकाइयां? 6000 इकाइयां मिलकर किसका निर्माण करती है? सेलुलोज का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? सेलुलोज। सेलुलोज के एक अणु को निर्माण करेगी। ग्लूकोज की कितनी इकाइयां? 6000 इकाइयां सेलुलोज के कितने अणुओं का निर्माण करेगी? एक अणु का निर्माण करेगी। अब यहां हम बात करते हैं सेलुलोज के लगभग कितने अणु? 100 अणु मिलकर, सेलुलोज के कितने अणु? 100 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मिसेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? एक मिसेल का निर्माण करेंगे।
तो ये हमारे पास क्या है, सेलुलोज अणु है, और इस सेलुलोज अणु में बहुत सारे हम बात करते हैं हमारे पास क्या है, ग्लूकोज के अणु है। ठीक है, किसके अणु है, ग्लूकोज के अणु है। ये सेलुलोज अणु है, इसमें बहुत सारे हमारे पास क्या है, ग्लूकोज के अणु है। अब ये सेलुलोज, कितने सेलुलोज, 100 सेलुलोज के अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे भाई, मिसेल का निर्माण करेंगे। ये हमारे पास क्या बन गई, मिसेल बन गई। और एक मिसेल में हम बात करते हैं क्या होते हैं, 100 किसके अणु होते हैं, सेलुलोज के अणु होते हैं। और मिसेल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, लघु तंतु का निर्माण करते हैं। और कितने मिसेल मिलकर लघु तंतु का निर्माण करते हैं, 20 मिसेल मिलकर। कितने मिसेल मिलकर, 20 मिसेल मिलकर किसका निर्माण करेंगे, लघु तंतु का निर्माण करेंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण करेंगे, माइक्रोफाइब्रिल्स का निर्माण करते हैं। और ये जो लघु तंतु होते हैं, कितने लघु तंतु का हम बात करेंगे, 250 लघु तंतु होते हैं। वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हम बात करते हैं एक दीर्घ तंतु का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे, दीर्घ तंतु का निर्माण करेंगे। और ये जो दीर्घ तंतु होते हैं, मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, ये हम बात करते हैं फिर किसका निर्माण करते हैं, सेल वॉल का निर्माण करते हैं। तो ये सेल वॉल है, उसके अंदर हम बात करते हैं क्या होते हैं, बहुत सारे दीर्घ तंतु होते हैं। क्या होते हैं भाई, बहुत सारे दीर्घ तंतु होते हैं एक सेल वॉल के अणु में। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। किसी को डाउट है तो अभी पूछ लो। एक बार पुनः देखिए, हमारे पास एक ग्लूकोज का अणु है, अल्फा ग्लूकोज का अणु बीटा 1,4 डाई लिंकेज के द्वारा जुड़ता है और किसका निर्माण करता है, सेलुलोज। यानी बहुत सारे ग्लूकोज के अणु हैं जिनका एक ग्लूकोज अणु का 1 नंबर कार्बन, दूसरे ग्लूकोज का अणु का 4 नंबर कार्बन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, सेलुलोज का। बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और किसका निर्माण करते हैं, सेलुलोज का निर्माण करते हैं। सेलुलोज के 100 अणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे, मिसेल। मिसेल के 20 अणु मिलकर किसका निर्माण करेंगे, लघु तंतु। और लघु तंतु के 250 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं, दीर्घ तंतु का निर्माण करते हैं। क्लियर मेरी बात। इस प्रकार एक कोशिका में बहुत सारे क्या होते हैं, मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, मैक्रोफाइब्रिल्स होते हैं। और ये मैक्रोफाइब्रिल्स मिलकर किसका निर्माण करते हैं, हम बात करते हैं सेल वॉल का निर्माण करते हैं, कोशिका भित्ति का निर्माण करते हैं। क्लियर मेरी बात, किसी को कोई डाउट नहीं है। अब अगली बात हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिए यहां ध्यान से। कोशिका भित्ति के बाद हम देखेंगे अल्ट्रास्ट्रक्चर के बाद कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि। कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि, कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि की बात करते हैं, किस प्रकार वृद्धि होती है। तो कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि 2 प्रकार से होती है। एक हम बात करते हैं कैसे होगी, आपको याद रखना है, कणाधान विधि द्वारा। और दूसरा हम बात करते हैं कौन सी विधि द्वारा, सत्राधान विधि द्वारा। कौन सी विधि द्वारा, सत्राधान विधि द्वारा, बाय अपोजिशन। और बाय अपोजिशन, सत्राधान को बोलते हैं अपोजिशन। कणाधान विधि द्वारा, मानिए ये मिडल एमिला है, इस मिडल एमिला पर कण के रूप में पदार्थों का जमाव होगा और किसका निर्माण होगा, प्राथमिक सेल वॉल का निर्माण होगा। तो प्राथमिक सेल वॉल में वृद्धि होती है, वो किस द्वारा होती है, प्राथमिक सेल वॉल कोशिका भित्ति में वृद्धि होती है, वो कणाधान विधि द्वारा होती है। फिर हम बात करते हैं सत्राधान विधि द्वारा हम देखते हैं तो किसके अंदर होती है, द्वितीयक और तृतीयक सेल वॉल में वृद्धि। द्वितीयक व तृतीयक कोशिका भित्ति होती है, उसके अंदर अगर मोटाई में वृद्धि की बात करते हैं तो कौन सी विधि द्वारा होती है, सत्राधान विधि द्वारा। कोशिका भित्ति द्वितीयक और तृतीयक कोशिका भित्ति है, उसकी मोटाई में वृद्धि हम बात करते हैं कौन सी विधि द्वारा होती है, सत्राधान। और प्राथमिक कोशिका भित्ति में मोटाई में वृद्धि किस द्वारा होती है, कणाधान विधि द्वारा होती है। अब ये जो प्राथमिक और द्वितीयक कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि हो रही है, वो एक प्रोटीन के कारण, कौन सी प्रोटीन के कारण, ये बहुत सी बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सपेंसिन प्रोटीन होती है।
कौन सी प्रोटीन होती है भी? एक्सपेंसिन प्रोटीन होती है। ये एक्सपेंसिन प्रोटीन होती है, सेलुलोज के दीर्घ तंतु होते हैं उनको लूज कर देती है, यानी उनको क्या कर देगी? लूज कर देगी। तो उस कारण वहां पर किसका जमाव हो जाएगा? पदार्थों का जमाव हो जाएगा। इस कारण इनकी मोटाई में क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। याद रखिए, कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि दो प्रकार से, एक कणाधान विधि द्वारा, दूसरा स्त्राधान विधि द्वारा। कणाधान विधि द्वारा प्राथमिक कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि होती है, स्त्राधान विधि द्वारा द्वितीयक व तृतीयक कोशिका भित्ति की मोटाई में वृद्धि होती है। और यहां पर एक प्रोटीन होती है एक्सपेंसिन प्रोटीन, जो सेलुलोज के तंतु होते हैं उनको लूज कर देती है और इनके बीच पदार्थों का जमाव हो जाता है, जिस कारण इनकी मोटाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ये कण के रूप में जमाव, ये लेयर के रूप में पदार्थों का क्या होता है? जमाव होता है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात है नेक्स्ट हमारी, पिट्स या पोर। कई बार आपने पढ़ा होगा पिट्स या पोर क्या होते हैं, तो देखिए ध्यान से। पिट्स या हम बात करते हैं गर्त। तो क्या होते हैं पिट्स और पोर? कोशिका भित्ति में जो मध्य पटलिका है उस पर कुछ स्थानों पर पदार्थों का जमाव नहीं होता है, और जिन स्थानों पर पदार्थों का जमाव नहीं होता है उनको हम क्या बोलते हैं? पिट्स या गर्त बोलते हैं। देखिए, कोशिका भित्ति के या हम बात करेंगे मिडल लेमिना के कुछ स्थानों पर पदार्थों का जमाव नहीं होता है, उन स्थानों को पिट्स या गर्त कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, ये कोई हम बात करते हैं, हमारे पास सेल है, ये कोई दूसरी सेल्स है, यहां पर हम बात करते हैं ये सेल्स है। मान लो ये सेल के बीच में हम बात करते हैं क्या है? गर्त झिल्ली है। ये गर्त झिल्ली किससे बनी होती है? अगर पूछे तो हम बात करेंगे मिडल लेमिला से। किससे बनी है? मिडल लेमिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गर्त झिल्ली कौन है? गर्त झिल्ली में मिडल लेमिला ही गर्त झिल्ली है। अब ये जो मिडल लेमिला है उनमें कुछ स्थानों पर देखिए यहां पर पदार्थों का जमाव नहीं है, एक ये सेल, एक ये सेल, ये भी सेल, ये भी सेल। यहां देखिए बीच में ये मिडल लेमिला, दोनों एक ही सेल है, यहां पदार्थों का जमाव नहीं है। और पदार्थों का जमाव नहीं है तो इसको हम किसके नाम से जानते हैं? गर्त के नाम से जानते हैं, या हम इसको बोलते हैं पिट्स। मेरी बात क्लियर होगी, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। आपसे पूछने गर्त झिल्ली किससे बनी है? मिडल लेमिला से बनी होती है। कुछ किताबें कहती है कि मिडल लेमिला के साथ इस पर क्या होती है? प्राथमिक सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल तो होती ही है। ठीक है, तो मेनली गर्त झिल्ली किससे बनी है? मिडल लेमिला, और साथ में हम बात कर सकते हैं प्राथमिक झिल्ली, प्राइमरी सेल वॉल के कुछ पदार्थों का कंपोजिशन होता है। आप याद इस प्रकार रखिए कि ये किससे बनी है? मिडल लेमिला से ही बनी है। अब ये गर्त होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के गर्त, दो प्रकार के। एक हम बात करते हैं कौन से गर्त होते हैं? साधारण गर्त। साधारण गर्त, या हम इसको कहेंगे सिंपल पिट्स। कौन से पिट्स कहेंगे? सिंपल पिट्स। अब ये साधारण गर्त है क्या? देखिए यहां ध्यान से, ये जो पदार्थों का जमा होता है पूरी लंबाई पर क्या होता है? एक जितना होता है।
यानी अगर गर्त का व्यास पूरी लंबाई में क्या होता है, एक समान होता है, गर्त का व्यास संपूर्ण लंबाई में एक समान, तो उसको हम किसके नाम से जानते हैं, साधारण गर्त, सिंपल पिट्स के नाम से जानते हैं। आपके सामने जो डायग्राम है वो किसका है, सिंपल पिट्स का है। यहां देखिए पूरी लंबाई, ये पूरा गर्त है, इसकी लंबाई में इसका व्यास क्या है, बिल्कुल एक जैसा है। दूसरा हम देखते हैं, ये बात इंपॉर्टेंट है, परिवेशित गर्त, परिवेशित गर्त, या हम इसको क्या कहते हैं, बॉर्डर्ड पिट कहते हैं, बॉर्डर्ड पिट्स हम कहेंगे, परिवेशित गर्त हम कहते हैं इसको बॉर्डर्ड पिट। अब ये परिवेशित गर्त है क्या, तो ध्यान दीजिए, कई बार क्या होते हैं, जो गर्त के बाहर जो मेम्ब्रेन्स होती है, या हम बात करते हैं जो सेकेंडरी सेल वॉल है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति गर्त को, कोशिका भित्ति फूलकर गर्त के चारों ओर झिल्लीनुमा संरचना बनाती है। अर्थात हम बात करते हैं गर्त का व्यास संपूर्ण लंबाई में एक जैसा नहीं होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, एक जैसा नहीं होता है। देखिए ध्यान से, यहां हम बात करते हैं, देखिए ये कोई सेल्स है हमारे पास, यहां ये सेल्स है, ये सेल मेम्ब्रेन फूल गई है इस प्रकार, ये इस प्रकार फूली है। यहां हम बात करते हैं इन्होंने फूल कर किसका निर्माण किया है, इस प्रकार ये फूल गई। यहां कोई दूसरी सेल्स है, यहां सॉरी एक ही सेल्स है, यहां भी इस प्रकार ये फूल गई। ठीक है भाई, तो इसको देखिए, इसने चारों ओर से ढक लिया है। ये गर्त झिल्ली है, पिट मेम्ब्रेन्स है। इस पिट मेम्ब्रेन पर एक हम बात करते हैं ढक्कनुमा संरचना होती है। इसको हम किसके नाम से जानते हैं, टोरस के नाम से जानते हैं, टोरस के नाम से जानते हैं। ये बॉर्डर है, इसलिए इनको बॉर्डर्ड पिट कहा गया। ये टोरस है, और ये जो टोरस होता है, कई बार क्या होता है, जब सेंटर में होता है तो पदार्थों का आदान प्रदान जारी रहता है, लेकिन ये टोरस अगर एक और खिसक जाए, जैसे यहां आ जाए, तो पदार्थों का आदान प्रदान क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो याद रखिए, यहां पर हम बात करते हैं ये पिट मेम्ब्रेन्स है। तो देखिए यहां पर जो कोशिका भित्ति है उसने फूलकर जो पिट है उसको चारों ओर से हम बात करते हैं कवरिंग कर लिया, झिल्लीनुमा संरचना बना ली, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर्ड पिट कहते हैं। मैंने स्पष्ट शब्दों में परिभाषा लिखी है, कोशिका भित्ति फूल के गर्त के चारों ओर झिल्लीनुमा संरचना बनाती है, अर्थात गर्त का व्यास संपूर्ण लंबाई में एक जैसा नहीं है। आप अगर यहां देखोगे ये गर्त है, पहले व्यास देखिए हम बात करते हैं कम है, फिर व्यास बढ़ रहा है, तो संपूर्ण लंबाई में व्यास क्या नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, बॉर्डर्ड पिट हम कहते हैं। बॉर्डर्ड पिट के सेंटर में एक हम बात करते हैं ढक्कनुमा संरचना है, जिसको हम क्या कहते हैं, टोरस कहते हैं। क्या कहेंगे, टोरस कहेंगे। क्लियर होगी गर्त वाली बात, बिल्कुल क्लियर है। अब उसके बाद हम बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा चैप्टर है कोशिका भित्ति के कार्य। तो कोशिका भित्ति के कार्य हम बात करते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट कार्य देखिए, सुरक्षा का कार्य है। किसका कार्य है अभी, सुरक्षा की, कोशिका की सुरक्षा की, प्रोटेक्शन का कार्य कर रही है सुरक्षा, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, इसलिए ये किसका काम करती है, सुरक्षा का काम करती है। तो कोशिका भित्ति का पहला काम सुरक्षा का, और दूसरा हम बात करते हैं कोशिका की निश्चित आकृति को बनाए रखना। कोशिका की निश्चित आकृति
वह आकार को बनाए रखना, आकृति व आकार को बनाए रखना। तो ये हम बात करते हैं सुरक्षा का कार्य है, कोशिका की निश्चित आकृति व आकार को बनाए रखने का कार्य भी करती है कोशिका भित्ति। अब हम अगले टॉपिक को करेंगे कोशिका झिल्ली।